नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर उषा दे द्वारा लिखित कहानी नर पिशाच। बात कहानी की प्रधान नायिका सोनिका से ही शुरू की जानी चाहिए। हाल ही में उसने बहुत अच्छे अंकों में दिल्ली के अति प्रतिष्ठित कॉलेज से बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है। पिता के आगे हाथ पांव जोड़ती रही, चिरोरी करती रही कि वो आगे पढ़ना चाहती है, कम से कम बीएड कर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनना चाहती है। सच मानिए, उसकी पढ़ाई के लिए तड़प देखकर कोई भी सहृदय व्यक्ति नहीं कर पाता, पर जन्मदाता पिता विवेक अनुमति ही नहीं दे रहा था। मम्मी इंदिरा बीच में बोलना या कुछ राय देने का अंजाम अच्छी तरह जानती थी। विवेक ने एक अन्य उद्घोषणा कर सबको चकित कर दिया। उसने कहा, 3 सप्ताह बाद वह अपनी बहन हेमलता के बेटे रजनीश से सोनिका का विवाह गुरुद्वारे में करने का इंतजाम कर चुका है। आज तक इंदिरा बेटी का साथ देती आई थी। स्वयं एक बैंक के विस्तार पटल ब्रांच की मैनेजर थी और पति कनॉट प्लेस के बाटा शोरूम में प्रधान सेलमैन। वह सोनिका की देखभाल, रुचियों और पढ़ाई में जितनी तवज्जो देती थी, विवेक उससे उतना ही चिढ़ता था। शायद सुप्तावस्था में बैठा हुआ उसका इंदिरा से कम शिक्षित होना भाव प्रबल था, या फिर अन्य विशेष गुप्त कारण। इंदिरा बैंक में क्लर्क थी। जिस चार्टर्ड बस से वो आती जाती थी, उसमें विवेक भी जाता था। धीरे धीरे नमस्ते हेलो होना शुरू हुआ। कभी कभार एक सीट पर बैठने का मौका भी मिला। कुछ पर्सनल आचार व्यवहार एवं पसंद नापसंद की चर्चा होती, तो कभी फैमिली बैकग्राउंड की। इंदिरा ने स्पष्ट किया कि उसे आरंभ से ही नौकरी करने का शौक रहा है। भाई एवं पिता उसके इस फैसले से सहमत न थे। कारण करोलबाग में उसके पिताजी की 3 दुकानें हैं और देवनगर में 3 कोठियां भी 500-500 गज में बनी हुई हैं। दोनों भाइयों की पत्नियां भी अमीर बिजनेस परिवारों की हैं। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। विवेक के मन में विचार तरंगे मार उठा कि यदि वह इतने बड़े अमीर खानदान की बेटी है, तो निश्चित रूप से मायके वाले दहेज एवं नकदी देने में पीछे तो हटेंगे नहीं। इस धारणा को मन ही मन तूल देकर ही इंदिरा से अपनी दोस्ती की पींगे चढ़ाने लगा। प्यार भी क्या चीज है, इसको परिभाषित करना सरल नहीं है। विवाह तो जुआ है, जुआ। कहीं कहीं देखा गया है कि प्यार के पंछी चंद महीनों में सामान्य पति पत्नी बनकर एक दूसरे की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने बैठ जाते हैं। विवाह की परिणति तलाक में हो जाती है। प्रथम दर्शन का प्रेम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। असली बात तो ये है कि विवाहोपरांत वह उल्लास, वागविलास, मिलने की तड़प, भावावेग आदि नहीं रहता। अब तो शादी हो गई, अब तो 24 घंटे का साथ है। बस यह निश्चिंतता पुरुष हृदय के अहम को निर्बाधित अधिकार भाव में घेर लेती है। परिवार एवं समाज की मुख्य धारा से अलग चलने के अदम्य साहस से उठाए गए कदम उन्हें दुस्साहसी बना देते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक पार्टी, पुरुष या नारी, अपनी पूरी कोशिश कर संबंध को निभाने के प्रयास में जुट जाती है। व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी, वास्तविक आदतें और सोच विचार आदि तो स्थायी संबंध होने पर ही जानी जा सकती हैं। इंदिरा के मम्मी पापा, भाइयों तक ने इस विवाह को बेमेल साबित करने में कोई कसर न छोड़ी थी। यहाँ तक कह डाला, देखो आज वो शादी करने को तत्पर है, पर धीरे धीरे उसे हीन भावना घेर लेगी। वो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीना हराम कर देगा। ब्याह शादी तो बराबर वालों में ही होनी चाहिए। चांद सितारों की स्वप्निल दुनिया में विचरण करते हुए यह प्रेमी युगल किसी भी बात पर ध्यान देने को तैयार न था। हार कर घर के लोगों को विवाह के लिए राजी होना पड़ा। विवाह में जितनी विवेक को दहेज, नकदी, गहना आदि मिलने की उम्मीद थी, वो पूरी न हो पाई। कारण इंदिरा के पिता ने दुनिया देखी थी और दूरदर्शी भी थे। उनकी सोच अपनी जगह ठीक थी कि बेटी को तो कभी किसी तीज त्योहार आदि मौकों पर कुछ भी दिया जा सकता है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेक के विचार व्यवहार से संतुष्ट तो हो जाएं। खैर, विवेक की मां अंबिका
और पिता देवेश अपने बेटे का विवाह ऐसी अच्छी पार्टी से होने की कभी स्वप्न में भी उम्मीद न किए हुए थे। वे इंदिरा के सलीके और काम से संतुष्ट थे। शुरू शुरू में विवेक भी बहुत खुश था। हनीमून के लिए नेपाल गए थे। सच में 10 दिन की छुट्टियां कम लगी। दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। सुबह सुबह बड़ी फुर्ती से वह सबके लिए नाश्ता बनाती और 3 पैकेट लंच के लिए तैयार करती, देवेश, विवेक और स्वयं के लिए। सफाई और बर्तन मांजने वाली अंबिका जी की निगरानी में काम कर जाती थी। साल बीतते ही बीतते इंदिरा ने घर के पास की बैंक ब्रांच में ट्रांसफर करा ली थी। उसे पैदल जाने पर 20-25 मिनट मात्र लगते थे। विवेक ने अपने लिए बाइक ले ली थी। छुट्टी के दिन कभी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता तो कभी कभार इंदिरा मायके जाना पसंद करती। विवेक उनका रहन सहन, खाना पीना तथा प्रत्येक भाई के यहाँ कार देख देख कर मन ही मन कुड़ता अवश्य था। एक ही विचार मन में तरंगे मार उठता, इस ससुराल वालों ने कितनी नीचता की है कि दहेज में आसानी से कार दे सकते थे पर बाइक तक न दी। हो सकता है बाइक देने में उन्हें अपनी हतक लगती हो। इंदिरा तो परिवारजनों से मिलकर प्रसन्न चित्त हो जाती थी, पर विवेक का वह दिन उदासी भरा हो जाता था। सच में ही इंदिरा इसकी ईर्ष्या प्रसूत उथल पुथल से पूर्णतः अपरिचित थी। शादी के 3 साल हो गए थे। इंदिरा ने बैंक के 2 टेस्ट पास कर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पा ली थी। एक डॉक्टर से चेकअप करवाया था। उसने दोनों के लिए कुछ टीके और दवाइयां लिख दी थी। डॉक्टर की सलाह पर चलते चलते 3 महीने बाद वह शुभ घड़ी आ गई थी। यूरिन की रिपोर्ट से निश्चित हो गया कि इंदिरा मां बनने वाली है। खुशी का आर पार न था। नारीत्व का सुंदर, कोमल, अनमोल एहसास मन को रह रह कर आह्लादित कर देता था। विवेक भी अपनी खुशी को खिलौने आदि लाकर प्रकट करता रहता था। सास ससुर ने पारिवारिक रस्मों को समय समय पर पूरा कर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर दी थी। मैटरनिटी लीव शुरू हो गई थी कि अकस्मात इंदिरा के पिता गुसलखाने में पैर फिसलने से गिर गए। सिर में किसी अंदरूनी चोट के कारण वे कोमा में जा पहुंचे। सभी परिवारजन उनकी देखभाल में रात दिन एक कर रहे थे। करते भी क्यों ना। आज तक उन्होंने अपने बिजनेस के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सूझबूझ दिखाई थी। बेटों को हाल ही में मकान और दुकानें भी अलग अलग उनके नाम पर रजिस्टर करवा दी थी। कहीं कोई झगड़े या मनमुटाव की बात न रहने दी थी। पत्नी शांता रात दिन प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे में समय इस उम्मीद से बिता रही थी कि शीघ्र ही वे ठीक हो जाएंगे, मगर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने उसी स्थिति में पड़े पड़े उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए और नलियों के सहारे ही थोड़ा बहुत तरल पदार्थ दिया जाने लगा। डॉक्टरों ने अपनी निराशा जतला दी थी। विवेक ज्यादातर दुकान से सीधे हॉस्पिटल आ जाता था। उसका अधिक से अधिक समय वहीं बीतता। इंदिरा के पूछने पर कह देता, काम पर चला जाता हूँ तो मन यहीं भटकता रहता है, सो छुट्टी लेकर यहाँ रहना उचित मान रहा हूँ। इंदिरा को कभी कभी यह विचार भी गुदगुदा जाता था कि उसकी गर्भावस्था के अंतिम दिन है। ऐसा सोचकर शायद वो यहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य मान रहा है। इधर इंदिरा ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और उधर पिताजी के श्वास पंच भौतिक शरीर को अंतिम विदा दे गई। संसार भी कैसा अजब मेला है। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कहीं खुशी है तो कहीं गम। उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है कि मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य के पचड़ों में पड़कर अपने वास्तविक ध्येय से बेखबर सा चल ही नहीं रहा, भाग रहा है, भागे ही जा रहा है। इंदिरा इस दुख की वेला में अपनी मम्मी के पास रहना उपयुक्त मान रही थी। सो हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही वो सीधे मायके पहुंच गई। विवेक भी 2-3 दिन के अंतराल में वहां आता रहता था। पारिवारिक रुतबे के अनुसार पिता की 13वीं हो गई। सब रिश्तेदार अपने अपने घर वापस चले गए थे। मम्मी जी ने इंदिरा को भी लौट जाने को कहा, पर उसने सीधे सीधे कहा, मम्मी जी, जब तक मेरी छुट्टियां हैं तो मैं यहीं रहना चाहूंगी। बच्ची छोटी है,
आपकी देखरेख में मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा ही। विवेक अपने माता पिता के साथ घर वापस आ गया था। विवेक की बड़ी बहन हेमलता का विवाह करोलबाग में दिल्ली क्लॉथ मिल के शोरूम के मालिक दीवानचंद से हुआ था। उस समय विवाह अच्छा खासा अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर किया गया था। विवेक के पिता ने मकान और नकदी आदि बेटे के साथ संयुक्त रूप से करा दी थी। बेटे से भी अधिक उन्हें अपनी बहू इंदिरा पर पूरा पूरा भरोसा था कि बुढ़ापे में वह उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने देगी, वरना निष्ठापूर्वक स्व कर्तव्य को निभाएगी। वास्तव में भारतीय समाज में आज भी बेटी के पास रहने में माता पिता हिचकिचाहट महसूस करते हैं। चाहे पुत्र या पुत्र वधू कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करें, पर उसी खूंटे से बंधे रहना अपनी सामाजिक मजबूरी समझते हैं। इंदिरा को अपने मायके रहते 2 महीने हो गए थे। दोनों भाइयों और भाभियों ने इंदिरा और उसकी बच्ची के लिए खूब भेंट स्वरूप कपड़े गहने आदि दिए। एक दिन डाइनिंग टेबल पर बड़े भाई सुरेश ने सुझाव रखा कि इंदिरा के जाने के बाद मम्मी जी उनके यहाँ चलकर रहेंगी, कारण वह नहीं चाहता था कि मम्मी इतने बड़े घर में एक नौकरानी के सहारे रहें। छोटा भाई मोहन इस बात के लिए हरगिज तैयार न था। उसका कहना अपनी जगह ठीक था कि माँ का प्यार छोटे बच्चे से अधिक होता है, अतः इस बात को ध्यान में रखकर मम्मी जी का उनके साथ रहना जरूरी है। उसकी पत्नी सुमन ने भी इस विषय पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त कर दी। ये खुसर बुसर एक विवाद का रूप ले बैठी। अंत में निर्णय ये हुआ कि मम्मी जी जब चाहे जितने महीने चाहे बड़े या फिर छोटे के साथ रहें। कचहरी का कागज तैयार हुआ और इंदिरा से हस्ताक्षर ले लिए गए कि वह माता पिता के मकान और दुकान दोनों में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते। उस कागज पर 2 गवाहियों के भी हस्ताक्षर हो गए थे। इंदिरा बेटी को लेकर 3 महीने बाद विवेक के साथ टैक्सी में घर आ गई थी। दादा दादी ने तो उसे देखते ही उसका नाम सोनिका रख दिया। सचमुच वह नाम के अनुरूप गौर वर्ण, तीखे नैन नक्श, बादामी चमकती आंखें और काले घने बालों से सबके मन को मोह लेने वाली थी। एक दिन विवेक ने अपनी आवाज में सहजता और भाव भंगिमा में चिंता का पुट मिलाते हुए इंदिरा से पूछा, तुम्हारी मम्मी जी अकेले कैसे रह पाएंगी? इंदिरा ने सोनिका का नैपकिन बदलते हुए बिना विवेक की ओर देखे हुए उत्तर दिया, भाइयों ने इस विषय को आपस में सुलझा लिया है। मकान और पेंट्स के सामान से भरी दुकान क्या बंद पड़ी रहेगी? नहीं नहीं, दुकान का सामान उन्होंने आधा आधा अपनी दुकानों में रख लिया है और मकानों को बेचकर वे आपस में रुपए बांट लेंगे। तुम्हें क्या मिलेगा? विवेक कुछ तीखी तेज तर्रार आवाज में पूछ उठा था। हमें किस चीज की कमी है? हम दोनों कमाते हैं। आपके पिताजी की किराने की दुकान ही सही, पर चल तो खूब रही है। आप चाहें तो शोरूम की सर्विस छोड़कर पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। मुझे ये बताओ कि इस फैसले से पहले तुम्हें मुझसे ये सलाह लेनी बनती थी या नहीं? विवेक की आवाज में तीखापन स्पष्ट झलक रहा था। किससे सलाह लेनी थी? क्या मैं इस विषय में स्वतंत्र नहीं हूं? भाई भाभियों से बिगाड़ना, वो भी जायदाद के नाम पर, मुझे किसी दृष्टि से उचित नहीं लगा। कमाई तो वही है जो खुद मेहनत से की जाए। उस घर की बेटी हूं, जो फूल पान सादर देंगे बस वही लूंगी। तुमने तो मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। एक वे ससुर साहब जीते जी अपने बेटों को तो पहले ही कार, दुकान, मकान आदि सब दे गए। जमाता के बारे में कुछ न सोचा। तुम जैसी बेअकल औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपना हिस्सा लेते हुए भारतीय समाज एवं उसकी पद्धति को इतना तूल दे बैठी। इंदिरा भी पिता एवं मायके के विषय में ये सब सुन आपा खो बैठी और पूछ बैठी, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारे नाम मकान, दुकान, नकद, रुपया वसीयत में लिख दिए थे, तब अपनी बड़ी बहन का कुछ ध्यान आया था? तब ये आदर्श पिता के सामने क्यों नहीं बयान कर बहन के नाम आधी जायदाद करवा दी? बात मुंह से निकली ही थी कि बाएं गाल पर विवेक का भारी भरकम हाथ का थप्पड़ लग चुका था। इंदिरा इस प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो तो विस्फारित नेत्रों से उसे देखती ही रह गई।
क्या वो प्यार भरी शब्दावलियों को उच्चारित करने वाला आज धन दौलत को अहमियत देकर इस कुकृत्य पर भी उतर सकता है? वह विश्वास न कर पा रही थी। सोनिका के रोने की आवाज ने उसकी बेहोशी को तोड़ दिया। मन चित्कार उठा, हाँ हाँ मैं वही हूँ। स्थितियां सच में बदल गई। वह जानती न थी कि विवेक की नियत का पर्दा आज पहली बार उठा था। यह तो आगाज मात्र था। कुछ चिलचप्पो कर सास ससुर तक बात न पहुंचने देना चाहती थी, सो खून के आंसू पीकर चुप्पी साध ली थी। जिसने बचपन में कभी भी माँ बाप की या भाइयों की झिड़कियां तक न सुनी थी, उसे ही आज शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ गई। अब समझ में आया कि कविवर मैथिली शरण गुप्त ने क्यों कर लिख दिया, हाय अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। बस तभी फैसला कर लिया कि दूसरी संतान न होने दूंगी। इधर सोनिका के पहले त्योहारों पर भाई भाभीियों की ओर से खूब कीमती गिफ्ट, खिलौने, ड्रेसेस, फल, मिठाइयाँ भेंट स्वरूप आती रहीं। दूसरे तीसरे साल केवल जन्मदिन और दिवाली पर ही गिफ्ट आए। चौथे पांचवें साल उनमें से कुछ कमी और हो गई। मम्मी जी की मृत्यु के बाद बस वही राखी और भैया दूज पर रस्मी तौर पर आदान प्रदान होने लगा। सोनिका स्कूल जाने लगी थी। इंदिरा को भी प्रमोशन मिल गई थी। सोनिका के स्कूल के खर्चे वह अपनी आय से ही करती थी। विवेक अपनी आमदनी का क्या करता था, आज तक वह पूछ ही ना पाई थी। जब कभी मन में जानने की इच्छा होती तो वो सोचती, पति पत्नी में विश्वास होना अत्यंत जरूरी है। पूछते ही कह उठेगा कि तुम मुझ पर शक करती हो कि मैं अपनी आमदनी कहीं उड़ा रहा हूँ। यदि मैं स्पष्ट अपनी आय और खर्च का ब्यौरा टेबल डायरी पर लिखती रहती हूँ तो इसे स्वयं ही इसके बारे में सोचना बनता है। चलो, समय तो निकल ही रहा है, जैसे इसकी मर्जी। इंदिरा सोनिका को पढ़ाने बैठती तो विवेक फरमाइश रख उसे किसी अन्य काम में व्यस्त कर देता था। एक दो बार इंदिरा ने दबे स्वर में अनुनय विनय की थी कि आधा पौन घंटा पढ़ाने के बाद वो उसकी इच्छा पूरी कर देगी, पर न जाने क्यों वो हर बार कह देता, सोनिका अपनी पढ़ाई खुद कर लेगी, तुम पहले मेरे लिए बेसन वाले चीले बनाकर लाओ और मीठा पुआ भी बना दो। मन मारकर वो उठ खड़ी होती और उसकी ख्वाहिश पूरी कर देती। उसने कभी ये सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि पत्नी केवल कांता ही नहीं, माँ और गुरु की गरिमा के तत्व भी अपने में संजोए हुए होती है। इधर टीवी सीरियल का समय हो जाता, बस वो हाथ में रिमोट पकड़ लेता, कभी एक चैनल चालू करता तो कभी 2-3 मिनट बाद दूसरा लगा लेता। देखने वाले को भी कोफ्त हो जाती कि आखिर वो देखना क्या चाहता है। गिरते पड़ते जीवन चल रहा था। अंदर ही अंदर विवेक पर इंदिरा के प्रति द्वेष भाव हावी होता जा रहा था। हीन भावना से ग्रस्त हो वो हर पल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। कभी सब्जी में नमक कम है या फिर मिर्च ज्यादा है कह उठता, दाल क्या है, कड़ी है कड़ी। सास अंबिका को गठिया रोग ने ऐसा घेरा कि वे गृहस्थी के छोटे मोटे काम करने के योग्य भी न थी। ससुर दिवेश जी दुकान पर पहुंच जाते पर हिसाब किताब में कठिनाई होने लगी। मदद के लिए रखा गया 19-20 वर्षीय दीनू मनमानी करता और रुपए पैसे में भी काफी गड़बड़ करने लगा। उन्हें दुकान पर पहुंचाने और घर वापस लाने के लिए एक रिक्शे वाले से बात कर ली थी। एक दिन रिक्शा से उतरते हुए देवेश जी का पांव ऐसा मुड़ा कि वे मुंह के बल सड़क पर गिर गए और सिर पटरी के पत्थर पर जा टकराया था। रिक्शा वाला ही उन्हें पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फोन का नंबर जेब में पड़ी डायरी में मिल गया और रिक्शा वाले की मिन्नत करने पर रिसेप्शनिस्ट ने घर के लोगों को दुखद घटना की सूचना दे दी। इसे भी सौभाग्य ही समझिए कि इंदिरा की उस दिन छुट्टी थी। पिता की 13वीं के बाद विवेक ने मम्मी जी से दुकान बेचने की बात कही। वे तो नानुकर करती रही, पर वह कब मानने वाला था। सो सामान सहित दुकान बेचकर सारी धनराशि जमा कराई और शेयरों में लगाई। कोई न पूछ पाया और न ही उसने बताया। उन्हीं दिनों वह स्वामी निर्मलानंद जी के आश्रम में छुट्टी वाले दिन जाने लगा। इंदिरा के मन में कुछ कुछ आशा की किरणें प्रस्फुटित हो उठती थी कि शायद उनके सानिध्य में इसके विचारों और कार्य में सुधार आ जाए, पर यह आशा निराशा में जल्दी ही तब्दील हो गई। उस दिन
जब उसने सोनिका के विवाह की घोषणा के साथ एक वाक्य और जोड़ दिया कि गुरुजी का आदेश है कि बहन के बेटे रजनीश से विवाह करना शुभ होगा। इंदिरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस बहन के यहाँ सालों साल आना जाना नहीं, बोलचाल नहीं, उसी के बेटे से शादी। उफ, मैं अपनी फूल सी बेटी को नफरत की आग में न झोंकने दूंगी। पर वास्तव में वह विवेक के अंदर बैठे दरिंदेपन से अच्छी तरह वाकिफ हो रही थी। बच्ची को सजा देकर असल में वह उसे तड़पाना चाहता था। ठीक है, मैंने उसके मन मुताबिक मायके की जायदाद में हिस्सा नहीं लिया, तो क्या इस तरह का कदम उठाना उसे सुकून दे देगा? वह स्वयं तो जीवन भर ईर्ष्या द्वेष की आग में जलता रहा है तथा जिसकी तपिश उसको भी झुलसाती रही है, यही बने रहना उसकी मजबूरी थी। दूर पार कोई भी तो ऐसा इंसान दिखाई न दे रहा था जो उसकी स्थिति को समझे। वास्तविकता बताकर वह स्वयं को चर्चा का विषय भी न बनाना चाहती थी। सोनिका की मदद कैसे करूं? हेमलता को भी भाई की बात भा गई। चाहिए तो ये था कि जिस भाई से वो पिता की जायदाद के मसले पर नाराज हुई थी और पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भी नहीं आई थी, वह उस भाव को बनाए रखते हुए इस विवाह के लिए हामी न भरती। इंदिरा ने हौसला किया और उसके घर जाकर विनती की, यहाँ तक कि पैरों में जा पड़ी थी कि विवाह के लिए साफ मना कर दे। सागर की गहराई को नापा एवं जाना जा सकता है, पर मानव मन को समझना जानना अति दुष्कर है। मैं भाई के प्रस्ताव को नहीं ठुकराऊंगी, खासकर ये उनके गुरुजी का आदेश है, हेमलता ने स्पष्ट कह दिया। गुरुद्वारे की चंद अति नजदीक मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की उपस्थिति में शादी संपन्न हो गई। हेमलता ने इस विवाह के लिए स्वीकृति देकर आत्मसंतुष्टि पा ली थी। आखिर सोनिका इकलौती बेटी है। अब माँ बाप की जायदाद स्वयं ब्याज सहित इंदिरा और विवेक की अर्जित कमाई उसके इकलौते बेटे की हो जाएगी। यह विचार उसके मन में आह्लाद का संचार कर देता था। इंदिरा एक बड़े छायादार पेड़ की भांति स्वयं पर सूर्य की गर्मी, सर्दी एवं बारिश को सहकर भी सोनिका को आज तक बचाती आई थी। अभी तो वह आगे पढ़ना चाहती थी। विवाह या उससे संबंधित सुनहरे स्वप्न तो मन में अंकुरित ही न हुए थे। पहले ही दिन सास हेमलता की कर्कश वाणी एवं शब्दावली ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वह भागकर मम्मी की गोद में छिप जाना चाहती थी। वह मम्मी के मनोभावों से पूरी तरह वाकिफ थी। न फेरे की रस्म हुई, न कभी कहीं बाहर घूमने की बात। हेमलता जानबूझकर रजनीश को रात के 12 बजे तक बैठक में बातों ही बातों में उलझाए रखती थी। वह मम्मी के मनोभावों से पूरी तरह वाकिफ था। उसकी भी मजबूरी थी कि वो चाहकर भी मम्मी की बात को अनसुना नहीं कर सकता था। हेमलता उसकी कमजोरी को अच्छी तरह से जानती थी। पत्राचार से बीए किया था, वह भी 3rd डिवीजन में। बहुत हाथ पैर मारे थे, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई थी। छोटा काम वो करना चाहता नहीं था। अंत में पिता के शोरूम में काम में हाथ बटाने लगा। कुछ रुपए जेब खर्च के नाम पर मिल जाते थे। दोस्त बनाने के लिए भी जेब भारी चाहिए। अतः वह यंत्रवत पराधीन जीवन जी रहा था। सोनिका से संबंध बस शारीरिक इच्छा पूर्ति तक ही था। वह सुबह सुबह उठकर घर के छोटे बड़े काम में अपने आप को व्यस्त कर लेती। जीवन को बनाए रखने का यही एक सुंदर उपाय था। फोन बैठक में रखा हुआ था, वहीं टीवी भी था। हेमलता का अधिकतर समय वहीं बीतता था। बहुत चाहने पर भी सोनिका मम्मी को फोन न कर पाती थी, कारण हेमलता की जासूसी आंखें हर पल उसका पीछा किए रहती थी। देखा जाए तो सोनिका को इंदिरा से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए पिता ने मजबूर कर दिया था। इंदिरा को कभी किसी सहकर्मी या सहकर्मिनी की बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र मिलता तो वो पहली बात यही पूछती, परिवार और लड़के के विषय में पूरी जानकारी ले ली ना। इंदिरा ने विवेक से बहुत बार अनुरोध किया था कि चलकर सोनिका से मिल आएं। देखो, उसका अपना घर है, मेरी बहन उसे खुश रखने में कोई कमी नहीं करेगी। तुम्हें तो फालतू में चिंता करने की आदत है। सोनिका का विवाह हुए 4 महीने हो गए, एक बार भी उसने फोन नहीं किया। वो कैसी है? और जब भी मैंने फोन किया तो दीदी ने एक ही उत्तर हर बार दे दिया, वो अपने कमरे में सो रही है या फिर शॉपिंग के लिए गई हुई है। इतना कहते कहते इंदिरा की आंखें डबडबा आई थी। स्वयं कोई कदम उठाकर वह अपनी बेटी की जिंदगी की उलझनें न बढ़ाना चाहती थी। कि न वही मूर्खों वाली बात, जी न्यूज, गुड न्यूज,
नो न्यूज गुड न्यूज, सब्र करना सीखो। मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? आखिर वो मेरी भी तो बेटी है। विवेक की आवाज में बौखलाहट स्पष्ट थी। दिवाली के त्योहार पर इंदिरा विवेक के साथ ही जाकर कुछ गिफ्ट्स देना चाहती थी। जब अपनी मंशा फोन पर बताई तो हेमलता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कुछ लाने या आने की जरूरत नहीं। इंदिरा को तो मानो सांप सूख गया। तुम सच में पिता कहलाने लायक नहीं हो। नर पिशाच हो, नर पिशाच। मेरा जीवन तो बर्बाद किया ही, मेरी बच्ची को भी दोजक की आग में झोंकते हुए तुमने एक पल भी न सोचा। कसाई थे और कसाईयों के हाथ मेरी बच्ची को दे दिया। मैं मरते दम तक तुम्हें माफ न कर पाऊंगी। इतना कहते कहते उसने अपने बाल नोच डाले। कपड़े फाड़ने के लिए 2 मुट्ठियां भींच ली थी। विवेक ने ताबड़तोड़ चांटे और घूंसे मार मार कर उसे पलंग पर लापटका। वह बेहोश सी पड़ी रही। रात को अपने और माँ के लिए बाहर से खाना ले आया था। माँ ने विलाप करते करते उसे बहुत कोसा और यहाँ तक कह दिया, मेरी इस कोख को लानत है जिसने तुझ जैसे नीच और बेरहम राक्षस को पैदा किया। अरे 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी, तुम्हें भी चैन नहीं मिल पाएगा। वे उस रात बिना कुछ खाए पीठ मोड़कर लेट गई। आंखों में नींद गायब थी। दूसरे दिन इंदिरा उठी जरूर, मगर सब कुछ भूल गई। नहाना है, बैंक जाना है, आदि आदि। विवेक का चेहरा भाव शून्य था। शायद आज तक पल पल प्रयास करने पर भी वह उसके मनोनुकूल न बन पाई थी। मायके से अपना हिस्सा न लिया था, बस यही उसकी गलती थी। आज उसकी सोच और जुबान बंद कर वह संतुष्ट और शांत हो गया था। मूर्ख को यह भी तो सोच न थी कि उसकी अपनी माँ का और स्वयं उसका जीवन कैसे कट पाएगा। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आगे भी इस तरह की कहानियाँ आपके समक्ष आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।